हेलो साथियों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपीएससी क्रैकर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चेरो विद्रोह से संबंधित सभी बातों को जानेंगे, जो झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। इस वीडियो में चेरो विद्रोह से संबंधित सभी बातों की विस्तार से चर्चा की गई है और अंत में कुछ समरी पॉइंट्स भी बताए गए हैं, जिससे हमारे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात मैंने विस्तार में चेरो विद्रोह की चर्चा करने के बाद उससे कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स को निकालकर अंत में विस्तार से समझाया है, जिससे हमेशा किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस समरी पॉइंट से आप सभी लोगों को वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू को सॉल्व करने में कठिनाई नहीं होगी। मैंने इस वीडियो में जो भी कंटेंट बताया है वह सारे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड पुलिस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड राज्य से संबंधित है उन सभी को ध्यान में रखकर बताया है, तो उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं। और अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर लें, और जिन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक चेरो विद्रोह। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चेरो विद्रोह 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण 1770 से 1771 ईस्वी और दूसरे चरण की अवधि थी 1800 से 1819 ईस्वी। पलामू में फैले राजनीतिक संकट से अंग्रेजों को पलामू में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो गया। उस समय क्या हुआ था कि पलामू में राजनीतिक संकट फैला हुआ था। राजनीतिक संकट क्यों फैला हुआ था ये हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि पलामू में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वहां राजनीतिक संकट फैला हुआ था। जय कृष्ण राय ने पलामू के राजा रंजीत राय की हत्या करके पलामू की राजगद्दी पर अपना कब्जा कर लिया था। उस समय के पलामू के राजा थे रंजीत राय। रंजीत राय की हत्या कर दी गई थी इसके द्वारा, जय कृष्ण राय के द्वारा। और इसने क्या किया, रंजीत राय की हत्या करने के बाद पलामू की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। चेरो विद्रोह की शुरुआत पलामू के शासक जय कृष्ण राय के द्वारा किया गया एक कृत्य के कारण हुआ था। उसने रंका के ठाकुर सयनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी। जय कृष्ण राय ने रंका के ठाकुर सयनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी, जिसके कारण चेरो विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इसका बदला लेने के लिए सयनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय का पौत्र चित्रजीत राय से हाथ मिला लिया और 1770 ईस्वी में सतवरवा के निकट चेतना की लड़ाई में जय कृष्ण राय को हराकर उसे मार डाला और पलामू के किले पर अपना कब्जा कर लिया। क्या हुआ था कि जब सयनाथ सिंह को जय कृष्ण राय ने मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी, तब सयनाथ सिंह के भतीजे जयनाथ सिंह ने पूर्ववर्ती शासक रंजीत राय, जिसकी हत्या जय कृष्ण राय ने पहले ही कर दिया था, उसके पौत्र चित्रजीत राय को अपने साथ मिला लिया और 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतना की लड़ाई में जय कृष्ण राय को हराकर उसे मार दिया और पलामू के किले पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया और स्वयं को उसका दीवान घोषित कर दिया। जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय दोनों मिलकर चेतना की लड़ाई में जय कृष्ण राय को हराकर उसे मार डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, चित्रजीत राय को राजा बना दिया जाता है पलामू का और जयनाथ सिंह स्वयं चित्रजीत राय का दीवान बन जाता है। जय कृष्ण राय के पक्ष से उदबंत राय अखौरी जय कृष्ण राय के पक्ष से उदबंत राय अखौरी पटना जाकर के जय कृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू का
राज्य दिलाने के लिए कंपनी से याचना करने लगा। जब जय कृष्ण राय की मृत्यु हो जाती है तब उसके पक्ष से उदबंत राय अखौरी पटना जाते हैं और जय कृष्ण राय के पौत्र गोपाल राय को पलामू का राज्य दिलाने के लिए कंपनी से गुहार लगाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी गोपाल राय का साथ देने का निर्णय लेती है, परंतु कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी का मुख्य उद्देश्य था पलामू की किला पर कब्जा करना, क्योंकि कंपनी सरकार बहुत पहले से पलामू के किले पर कब्जा करने का सपना देख रही थी, परंतु इस राजनीतिक लड़ाई में कंपनी को एक अवसर मिल गया कि वह कैसे पलामू की किला पर कब्जा कर सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद क्या हुआ, 9 जनवरी 1771 ईस्वी को कंपनी की तरफ से गुलाम हुसैन खां को जयनाथ सिंह से बात करने के लिए भेजा गया। इसके बाद क्या हुआ, 9 जनवरी 1771 ईस्वी को गुलाम हुसैन खां को जयनाथ सिंह से बात करने के लिए भेजा गया। किसने भेजा? कंपनी ने भेजा। आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी बातचीत के दौरान उसने पटना काउंसिल के द्वारा भेजे गए लिखित पत्र जयनाथ सिंह को दे दिया और शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी को सौंपने की बात कही। यहाँ पे इसका चर्चा हुआ था, गुलाम हुसैन खां ने अपनी बातचीत के दौरान पटना काउंसिल के द्वारा जो भेजा गया था पत्र गुलाम हुसैन खां के द्वारा, उस पत्र को जयनाथ सिंह को दे दिया और शांतिपूर्वक किले को कंपनी को सौंपने की बात कही, परंतु जयनाथ सिंह ने इस संदर्भ में 10 दिनों का समय मांगा। जयनाथ सिंह ने इस संदर्भ में कितने दिनों का समय मांगा? 10 दिनों का समय मांगा। उसने कहा मैं 10 दिनों में सोच विचार करके आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं इस संदर्भ में क्या है। परंतु पटना काउंसिल यह जानता था कि जयनाथ सिंह विचार विमर्श के लिए नहीं बल्कि युद्ध के लिए सेना तैयार करना चाहता था और पलामू किले की मोर्चाबंदी करना चाहता था। यहाँ पे यह स्पष्ट हो जाता है कि जयनाथ सिंह 10 दिनों का समय किस लिए मांगा था। जयनाथ सिंह ने 10 दिनों का समय इसलिए मांगा था क्योंकि वह युद्ध के लिए सेना तैयार करना चाहता था और पलामू के किले की मोर्चाबंदी करना चाहता था। इसके बावजूद भी कंपनी ने उसे 10 दिनों का समय दे दिया, लेकिन पटना काउंसिल एक तरफ बातचीत भी कर रही थी तो दूसरी तरफ पलामू पर हमले की तैयारी भी कर रही थी। आगे देखते हैं इसमें और क्या बात कही गई है। फिर कंपनी ने 1 जनवरी 1771 ईस्वी को कैप्टन जैकब कैमक को औरंगाबाद पहुंचने का आदेश दे दिया था। 1 जनवरी 1771 ईस्वी को कैप्टन जैकब कैमक ने औरंगाबाद पहुंचने का आदेश प्राप्त कर चुका था। 1 जनवरी 1771 ईस्वी को कैप्टन जैकब कैमक औरंगाबाद पहुंचने का आदेश किसने दिया था? कंपनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। कंपनी ने हैरी पामर और एडवर्ड गोल्डिंग को सैनिक टुकड़ियों के साथ कैप्टन कैमक के पलामू अभियान में सहयोग देने को कहा। कंपनी ने अन्य 2 व्यक्तियों जिसका नाम हैरी पामर और एडवर्ड गोल्डिंग था, उसने सैनिक टुकड़ियों के साथ कैप्टन कैमक के पलामू अभियान में सहयोग देने के लिए कहा। पटना काउंसिल ने 19 जनवरी 1771 ईस्वी को कैप्टन कैमक को आदेश दिया कि वह शीघ्रता से अर्थात जल्दी से जल्दी पलामू किले पर अपना कब्जा कर ले। फिर उसके बाद पटना काउंसिल का आदेश पाते ही कैप्टन कैमक 20 जनवरी 1771 ईस्वी को पटना से प्रस्थान किया, अर्थात पटना से निकला और अगले ही दिन 21 जनवरी
1771 ईस्वी को औरंगाबाद पहुंच गया। 21 जनवरी से पहले ही जयनाथ सिंह का उत्तर आ गया। उसने अर्थात जयनाथ सिंह ने कहा कि वह कंपनी की अधीनता स्वीकार करने और पलामू किला देने को तैयार है, परंतु उसे जीवन, सम्मान और उत्तराधिकार की गारंटी दी जाए। ये किसकी शर्त थी? ये सब शर्तें जयनाथ सिंह की थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो कैप्टन कैमक जयनाथ सिंह के द्वारा रखी गई शर्तों को मना कर देता है और उसके बाद 22 जनवरी को शेर घाटी तक पहुंच जाता है। कौन? कैप्टन कैमक 22 जनवरी को शेर घाटी तक पहुंच जाता है। उसके बाद कैप्टन कैमक 24 जनवरी को पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय के साथ चला और 25 जनवरी को कुंडा पहुंचा। 22 जनवरी को शेर घाटी पहुंच गया था कौन? कैप्टन कैमक। और उसके बाद 24 जनवरी को वहां से पलामू किले के लिए निकला गोपाल राय के साथ और 25 जनवरी को कहां पहुंचा? कुंडा। अब आगे देखते हैं कि 25 जनवरी को कुंडा पहुंचने के बाद 26 जनवरी को वह कैप्टन कैमक कुंडा से निकला और उसी शाम को जयनगर पहुंच गया। 26 जनवरी को कुंडा से निकला और उसी 26 जनवरी के शाम को ही कैप्टन कैमक जयनगर पहुंच गया। साथ में कौन था? गोपाल राय, जो पलामू के राजगद्दी का दावेदार था। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम लोग 28 जनवरी को कैप्टन कैमक पलामू किला पहुंचने वाले रास्ते में पड़ने वाली घाटी को पार कर गया। पलामू किला पहुंचने के जो रास्ते हैं उस पर जो घाटी था, उस घाटी को 28 जनवरी को कैप्टन कैमक पार कर गया। उसके बाद पलामू किला पहुंचते ही उसने किले को चारों तरफ से घेर लिया और 29 जनवरी को कैप्टन कैमक ने चेरों से आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजा। जैसे ही कैप्टन कैमक पलामू किला पहुंचा, उसने किले के चारों तरफ से घेरा बना लिया और 29 जनवरी को कैप्टन कैमक ने चेरों से आत्मसमर्पण करने के लिए अपना संदेश भेजा। संदेश के जवाब में चेरों ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। संदेश कैमक ने भेजा कितने तारीख को? 29 जनवरी को। परंतु चेरों ने इस संदेश के जवाब में क्या कहा? हम लोग आप लोगों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात कंपनी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं। नए किले में पानी की कमी हो गई। उसी दौरान क्या हुआ कि नए किले में पानी की कमी हो गई, तो चेरों ने कुछ दिनों के बाद पुराने किले की ओर चले गए। चेरों लोग कहाँ चले गए? पुराने किले की ओर चले गए। क्यों चले गए? नए किलों में क्या हुआ था? पानी की कमी हो गई थी। तो उसके बाद नए किले जब खाली हो गया, नया किला जब खाली हो गया, तब कैप्टन कैमक ने उस नए किले पर अपना कब्जा कर लिया। नए किले के खाली होते ही कैप्टन कैमक ने उस नए किले पर अपना कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ? इस किले से वह आसानी से पुराने किले पर नजर रख सकता था। कैप्टन कैमक के लिए कार्य आसान हो गया कि वह पुराने किले पर नजर रख सकता था आसानी से। अब आगे देखते हैं तो कैप्टन कैमक ने भारी तोपों के पहुंचने के बाद 12 मार्च को पुराने किले पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। जब तक भारी तोप पहुंच रहा था, तब तक कैप्टन कैमक प्रतीक्षा कर रहा था आक्रमण के लिए। परंतु 12 मार्च को जब पुराने किले पर आक्रमण प्रारंभ किया गया, तब उसके पास तोपें थी। 19 मार्च को कैप्टन कैमक अपनी सेना के साथ
पुराने किले के पास पहुंचा और किले की एक पतली और कमजोर दीवार पर उसने क्या किया, तोप से वार कर दिया। 19 मार्च को कैप्टन कैमक अपनी सेना के साथ पुराने किले के पास पहुंचा और किले की एक पतली दीवार पर उसने क्या किया, तोप से हमला कर दिया। 20 मार्च की रात को यह दीवार टूट गया, दीवार का यह भाग टूट गया। उसके बाद कैप्टन कैमक की सेना टूटे हुए भाग और नागपुर द्वार की ओर बढ़ी। कैप्टन कैमक ने तोप से पतली दीवार देखकर हमला कर दिया। उसके बाद जब दीवार टूट गई, 20 मार्च की रात को जब दीवार टूट गई, तब टूटे हुए भाग और नागपुर द्वार की ओर कैप्टन कैमक की सेना बढ़ी। चेरों ने अपने राजा चित्रजीत राय के नेतृत्व में क्या किया, आक्रमणकारियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके लिए भारी विद्रोह किए, परंतु वे विफल हो गए और औरंगा नदी के पार भाग गए। चेरों ने अपने राजा चित्रजीत राय के नेतृत्व में आक्रमणकारियों पर हमला किया और रोकने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने भारी विद्रोह किया, परंतु वे विफल हो गए और औरंगा नदी के पार सभी भाग गए। परंतु किले के रक्षक 21 मार्च के 4 दिन तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे और अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। फिर क्या कर दिया, अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। 21 मार्च को किले के अंगरक्षक ने आत्मसमर्पण कर दिया। चेरो राजा चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गया। कैप्टन कैमक ने गोपाल राय की देखरेख में 9 अप्रैल को पलामू छोड़ दिया। कैप्टन कैमक ने पलामू के किले पर कब्जा किया, उसका कार्य संपन्न हो गया। फिर उसने क्या किया कि 9 अप्रैल के दिन गोपाल राय की देखरेख में पलामू को उसके हाथों में छोड़कर चला गया। फिर 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा बना दिया गया। 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया गया। फिर पलामू का सालाना कर 4000 रुपये तय किया गया, अर्थात 1 साल का कर कितना तय किया गया पलामू का, 4000 रुपये। गोपाल राय के राजा बनने के बाद भी कंपनी की सत्ता पूर्ण रूप से कायम नहीं हुई थी। गोपाल राय को कंपनी ने पलामू का राजा बना दिया था, परंतु कंपनी की सत्ता पूर्ण रूप से पलामू पर कायम नहीं हुआ था। इसी बीच चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ने मराठों से संपर्क किया, अर्थात मराठों से मदद मांगा और 1772 ईस्वी को गोपाल राय पर आक्रमण कर दिया। 22 अप्रैल 1772 ईस्वी को इसकी सूचना टॉमस स्कॉट को मिली। 22 अप्रैल 1772 को इसकी सूचना, इस आक्रमण की सूचना किसको मिली, टॉमस स्कॉट को मिली। उस समय कैप्टन कैमक बीमार चल रहा था, इसलिए टॉमस स्कॉट को इसकी सूचना दी गई। जयनाथ सिंह द्वारा आक्रमण से अंग्रेज सैनिक घबरा गए और कंपनी के द्वारा अंग्रेजों को अतिरिक्त सैनिक भेजी गई। जयनाथ सिंह द्वारा जो आक्रमण किया गया था मराठों के साथ मिलकर, उससे अंग्रेजी सैनिक घबरा गए थे। तब कंपनी ने क्या किया, अतिरिक्त सैनिक बल को भेजा और आसपास के जमींदारों को भी सहायता के लिए बोला, तो आसपास के जमींदारों ने भी सहायता की। कमजोर पड़ जाने के बाद जयनाथ सिंह युद्ध छोड़कर भाग गया। जब अंग्रेजों ने अतिरिक्त सेना बल भेजा और जमींदारों का भी जब उसे साथ मिल गया, तब क्या हुआ कि जयनाथ सिंह कमजोर पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर ही भाग गया। फिर हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने गोपाल राय को असक्षम राजा घोषित कर दिया।
इस आक्रमण के बाद अंग्रेजों ने गोपाल राय को असक्षम राजा घोषित करके उसे सुगंध राय तथा राज राय को पलामू का भू राजस्व दे दिया गया। गोपाल राय के असक्षम घोषित हो जाने के बाद सुगंध राय और राज राय को पलामू का क्या कर दिया गया, भू राजस्व सौंप दिया गया। 1773 को इसकी स्वीकृति मिल गई। 1773 को इसकी स्वीकृति मिल गई और 1775 में ग्रांट हिटली को छोटा नागपुर और रामगढ़ का कलेक्टर बना दिया गया। 1775 ईस्वी में क्या हुआ कि ग्रांट हिटली को छोटा नागपुर का और रामगढ़ का कलेक्टर बना दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो गोपाल राय को क्या किया गया, एक हत्या के आरोप में कंपनी ने जेल में डाल दिया। गोपाल राय को कंपनी के द्वारा जेल में डाला गया एक हत्या के आरोप में। गोपाल राय के भाई बसंत राय को पलामू का राजा बना दिया गया। गोपाल राय के भाई बसंत राय को क्या किया गया, फिर पलामू का राजा बनाया गया। बसंत राय की मृत्यु के बाद इसका पुत्र राजा बना। बसंत राय की जब मृत्यु हुई तब इसका पुत्र राजा बना, परंतु वह वयस्क नहीं था। इसका पुत्र राजा बन सकता था परंतु वह वयस्क नहीं था, इसलिए उसके सौतेले भाई चूड़ामन राय को राजा बना दिया गया। ये घटना 1784 से 86 के बीच की है। बसंत राय की मृत्यु और उसके सौतेले भाई चूड़ामन राय को राजा बनाना, परंतु उसका पुत्र वयस्क नहीं था, इस कारण उसे राजा नहीं बनाया गया। ये सभी घटनाएं 1784 से 86 के बीच की हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि 1795 ईस्वी को कंपनी ने चूड़ामन को पलामू का शासक बना दिया था और शिव प्रसाद सिंह को दीवान बना दिया था। पलामू की चेरो जनजाति ने अधिक कर वसूली और उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो सरदार भूषण सिंह अर्थात भूखन सिंह, कहीं कहीं आपको भूषण सिंह मिलेगा, कहीं कहीं भूखन सिंह मिलेगा, तो जो भी ऑप्शन में हो उस पर टिक करें, के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू कर दिया और इससे पहले से चल रहे विद्रोह में व्यापक परिवर्तन आ गया। पलामू की चेरो जनजाति ने अधिक कर वसूली और उपाश्रित पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो सरदार भूषण सिंह या भूखन सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू कर दिया और इससे क्या हुआ कि जो पहले से विद्रोह चल रहे थे उसमें व्यापक परिवर्तन आ गया। उसमें क्या हुआ, बड़े स्तर पर परिवर्तन आया और भूषण सिंह या भूखन सिंह ने शिव प्रसाद सिंह के रंकागढ़ पर आक्रमण कर दिया। चूड़ामन राय ने अंग्रेजों से मदद मांगा, तब कंपनी के तरफ से कर्नल जोन्स ने इस विद्रोह को समाप्त करने के हर संभव प्रयास किए, परंतु वह असफल रहा। चूड़ामन राय ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगा, परंतु कंपनी के तरफ से जो कर्नल जोन्स आए थे वह इस विद्रोह को समाप्त करने में सक्षम नहीं थे, वह इस विद्रोह को समाप्त करने में असफल रहे। उसके बाद क्या हुआ कि 2 वर्षों तक चेरो विद्रोह व्यापक रूप से चलता रहा। 2 वर्षों तक बड़े स्तर पर चेरो विद्रोह चलता रहा और अंत में क्या हुआ, भूषण सिंह अर्थात भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह अर्थात भूखन सिंह को फांसी दे दी गई। इसके बाद यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ, यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, तब चेरो विद्रोह जो चल रहा था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट समरी। ये कहानी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने जाना, तो उस पर हमने इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट समरी लाया है, जिस पर
पहले भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट समरी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हमारा पहला क्या है पॉइंट, तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण था 1770 से 1771 ईस्वी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था, तो उसका आंसर होगा मित्रों 1770 से 1771 ईस्वी। दूसरा हम लोग देखते हैं चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था, 1800 से 1819 ईस्वी में संचालित हुआ था। और इस चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के मुख्य नेता कौन थे, चित्रजीत राय थे। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के मुख्य नेता चित्रजीत राय थे, जिनके नेतृत्व में प्रथम चरण का विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय को उसके दीवान जयनाथ सिंह का साथ मिला था। यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है कि चित्रजीत राय को प्रथम चरण के विद्रोह में किसका साथ मिला था, जयनाथ सिंह का साथ मिला था। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने में समर्थन देना था। यहां से एक प्रश्न बनता है हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न कि चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। जैसा कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने का समर्थन देना ही इस विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख कारण था। आगे हम लोग देखते हैं तो प्रथम चरण का दमन अंग्रेज अधिकारी जैकब कैमक ने किया था। यहां से एक प्रश्न बनता है कि प्रथम चरण का दमन किसने किया था, जैकब कैमक ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट, तो दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था, भूखन सिंह अर्थात भूषण सिंह ने किया था। अधिक कर वसूली, पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो ने दूसरे चरण का विद्रोह किया था। दूसरे चरण का विद्रोह क्यों हुआ था, अधिक कर वसूली और पट्टों का पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो ने किया था दूसरे चरण का विद्रोह। तो आगे देखते हैं हम लोग, कर्नल जोन्स ने भूकन सिंह को गिरफ्तार किया था। भूकन सिंह को किसने गिरफ्तार किया था, कर्नल जोन्स ने। चेरो के नेता भूकन सिंह को 1802 में फांसी दे दी गई थी। यहां से एक प्रश्न बनता है कि भूकन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, 1802 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग, चेरो विद्रोह को समाप्त करने के लिए 1809 में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। चेरो विद्रोह भूकन सिंह की मृत्यु के बाद भी चल रहा था। उसके बाद 1809 ईस्वी में इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। अंग्रेजों ने चूड़ामन राय द्वारा बकाया न चुकाने के कारण 1813 ईस्वी में उसके राज्य को घनश्याम सिंह को बेच दिया। क्या हुआ कि चूड़ामन राय अंग्रेजों को बकाया चुकाने में असफल रहा, जिसके कारण 1813 ईस्वी को उसके राज्य को घनश्याम सिंह के यहाँ बेच दिया गया। अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी करने के कारण 1817 ईस्वी में राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिर एक बार विद्रोह हुआ राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में, जिसमें अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी का सबसे बड़ा कारण था। राम बख्श सिंह के नेतृत्व में चल रहे इस विद्रोह को दबाने के लिए रफसेज को कंपनी के द्वारा भेजा गया। राम बख्श सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोह चल रहा था उसको दबाने के लिए कंपनी ने रफसेज को भेजा। अंग्रेजों ने 1819 ईस्वी में पलामू को नीलाम करने के नाम पर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया था। अंग्रेजों ने 1819 ईस्वी में पलामू को नीलाम करने का अवसर पाया और इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। फिर पलामू को नीलाम करने के बाद उसका शासक भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को
बना दिया गया। पलामू को नीलाम करने के बाद इसका शासन भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दिया गया। फिर घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने 1819 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। फिर चेरों ने क्या किया? घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने 1819 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। यहां से एक प्रश्न बनता है कि घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1819 ईस्वी में। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। और भी विद्रोह हुए हैं जिनको हम लोग आगे के वीडियोज में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी पिछले वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं उसे नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। उसमें मैंने ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह दोनों विद्रोह करा दिए हैं और उसका एमसीक्यू भी अपलोड करा दिया है। पहले आप लोग वो डिटेल वाली वीडियो को देख लें, उसके बाद एमसीक्यू लगाएं, तब आप लोगों को पता चलेगा कि आपने वीडियो से कितना लाभ उठाया है। तो आज के लिए इतना ही।